अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 जो कि है एरोसोल इन्हेलेशनल और स्प्रेज। ठीक है, इनकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एरोसोल हमारे पास प्रेशराइज्ड डोजेज सिस्टम होते हैं जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जिसको जब हम जो है ना एक्चुएटर की मदद से जब हम एक्चुएटर को प्रेस करते हैं तो वो एमिट करता है फाइन डिस्पर्जन ड्रॉपलेट्स या मिस्ट की फॉर्म में। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसको वो डिस्पर्स कर देता है, उसको एमिट कर देता है। ठीक है, ये हमारे पास डोजेज फॉर्म्स नहीं है, ये डोजेज सिस्टम है। एक यही बात याद रखनी है, ये मैं आगे जाके बताऊंगा कि क्यों है। ठीक है, तो ये दूसरी डोजेज फॉर्म की तरह ही इनके अंदर भी हमने जो है ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फॉर एग्जांपल फार्मूलेशन किस तरह की है, हमारा प्रोडक्ट स्टेबल है या नहीं है, थेरेप्यूटिक एफिकेसी है उसकी कि नहीं। और ये डिपेंड कर रहा होता है जो है ना एट द एंड हमारे पास जो कंटेनर है वो किस तरह का है, उसकी वॉल्व असेंबली किस तरह की है, और जो हमारा हमने प्रोपेलेंट ऐड किया है जो कि बेसिकली उसको फिजिकली डिलीवर कर रहा है, जो है ना हमारा एपीआई को डिलीवर कर रहा है आउट ऑफ द कंटेनर। तो वो जो है ना डिसाइड कर रहा होता है कि हमारा थेरेप्यूटिक एफिकेसी स्टेबल है प्रोडक्ट की नहीं। ठीक है, अब ये डोजेज फॉर्म नहीं है, ये डोजेज सिस्टम है। ठीक है, जो कि यूज़ होते हैं ड्रग को एक्सपेल करने के लिए कंटेनर से टू द एरिया ऑफ एप्लीकेशन जिधर हमने ड्रग अप्लाई करनी है। ठीक है, जो ड्रग होगी वो सॉल्यूशन या सस्पेंशन की फॉर्म में होगी, प्रोपेलेंट के साथ मिक्स हुई होगी। ठीक है, और ये ज़्यादातर यूज़ हो रहे होते हैं ये सिस्टम लोकल इफेक्ट के लिए देने के लिए। ठीक है, अब इनकी टाइप्स पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इन्हेलेशनल एरोसोल, जो कि हम जो है ना इनके अंदर फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इनहेल करते हैं वाया माउथ। ठीक है, और ये जाके डिपॉजिट होते हैं हमारे पास लंग्स के अंदर पल्मोनरी ट्री के ऊपर। ठीक है, और ये इनसे जो है ना हमारे पास एक मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रग है वो रिलीज़ हो रही होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट वगैरह होते हैं, सल्बूटामोल वगैरह, तो वो ड्रग्स आ जाती हैं इसके अंदर इन्हेलेशनल एरोसोल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो है ना नेज़ल एरोसोल्स। नेज़ल एरोसोल भी हमारे पास मीटर डोज़ इन्हेलर्स ही होते हैं। ये हमारे पास फाइन ड्रॉपलेट्स को डिलीवर करते हैं हमारे जो है ना नेज़ल वेस्टिब्यूल के थ्रू, नेज़ल कैविटी तक। ठीक है, और इनके अंदर भी जो है ना जब हम एक्चुएटर करते हैं, एक्चुएटर को प्रेस करते हैं तो एक मेजर्ड अमाउंट ऑफ ड्रग जो है ना वो निकलती है और जाके साइट ऑफ एप्लीकेशन तक जो है ना अप्लाई होती है उधर। इसके अंदर हमारे पास एग्ज़ाम्पल आ जाती है ज़ाइनोसिन वगैरह, ऑक्सीमेटाज़ोलिन वगैरह, जो नेज़ल स्प्रेज़ आ रहे होते हैं हमारे पास नेज़ल कंजेशन को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं लिंगुअल एरोसोल, जो कि हमारे पास नाम से ही ज़ाहिर है टंग सरफेस पे अप्लाई करने के लिए होंगे। ये भी हमारे पास मीटर डोज़ होते हैं। देन आते हैं टॉपिकल एरोसोल, जो कि टॉपिकली हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसके अंदर जो है ना मीटर डोज़ भी हो सकती है या कॉन्टिन्यूस रिलीज़ भी हमारे पास जो है ना वो हो सकते हैं। इसके अंदर फिर उनकी वो टाइप पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम कौन-सा जो है ना एरोसोल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? देन आते हैं इनका यूजेस। ये हमारे पास जो है ना एज अ स्पेस स्प्रे की कैटेगरी हम देखें तो उनके अंदर जो है ना हमारे पास रूम डिसइंफेक्टेंट के तौर पे हम यूज़ कर रहे होते हैं इनको, या हमने जो है ना डिओड्रेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं तो वो इंसेक्टिसाइड को किल करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ना ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को जो है ना कैरी करते हैं, मतलब और सरफेस के ऊपर किसी कोट करने के लिए। ठीक है, तो मतलब स्किन के लिए जो हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या फिर हाउस होल्ड एरोसोल प्रोडक्ट्स जिनके अंदर पर्सनल डिओड्रेंट आ जाता है, जो है ना हमारे पास जेल स्प्रेज वगैरह आ जाते हैं। तो पेंट के भी जो स्प्रेज होते हैं वो भी एरोसोल सिस्टम ही होते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस इनका ये होता है इनके हमारे पास कि जो है ना इनकी सिंगल डोज़ लगानी पड़ती है ताकि कंटामिनेशन ना हो हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये है कि ये इंग्रेडिएंट को स्टेबलाइज़ रखते हैं, मॉइस्चर से बचा के रखते हैं, और एक्सिपिएंट्स कम यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, उनकी जो है ना हम इनको ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सिंगल बटन से हम जो है ना यूज़ करके इनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये है कि इनका बैक फ्लो नहीं होता जैसे ऑइंटमेंट्स के अंदर होता है हमारे पास। ठीक है, और कोई रबिंग नहीं रिक्वायर होती, जो है ना एपीआई जो मेडिसिन है वो इजीली स्प्रेड हो जाती है, और हम जल्दी से मतलब इनको इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इमीडिएट इफेक्ट आता है हमारे पास। ठीक है, और डोजेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मीटर डोज इनहेलर है, मतलब एक पफ पे इतनी फॉर एग्जांपल 0.25 एमजी ही ड्रग जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये जो है ना इन रैपिड वेपराइज़ेशन एक प्रोसेस होता है, उसकी वजह से जब हम इनको अप्लाई करते हैं तो एक कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं। ठीक है, तो वो बर्न के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई सिस्टेमिक इफ़ेक्ट नहीं होता, टॉपिकली एडमिनिस्टर हम इनको कर रहे होते हैं, और ये जो है ना बाईपास कर रहे होते हैं उस सिस्टम को। उसके बाद ये है कि कंटामिनेशन नहीं हो सकती इनके अंदर, मतलब कोई चांस ऑफ कंटामिनेशन नहीं होता,
और अगर हम इनको स्टीराइल कंटेनर के अंदर पैक करते हैं, देन जो है ना हमारे पास इनकी शेल्फ लाइफ मेंटेन रहती है, 100% स्टीराइल जो है ना रहते हैं। अदर कोई दूसरे प्रोडक्ट होते हैं उनका उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ये है कि क्लीन प्रोसेस होता है इनका, मतलब कोई वॉशिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती, और जो है ना ओपेक कंटेनर होता है तो फोटो प्रोटेक्शन भी होती है इनकी, ठीक है। और डिसएडवांटेज ये है कि एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, और इनको डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल होता है। देन ये है कि हीट से बचा के रखना होता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि हम इनको रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते, और इनकी अगर प्रोपेलेंट है उसकी टॉक्सिसिटी होगी है तो वो मुश्किल होती है ज़रा। उसके बाद ये है कि हमने हर पार्ट ऑफ द कंटेनर है उसको चेक करना होता है, ठीक है, और एपीआई को चेक करना होता है हर जो है ना कंटेनर के पार्ट से, ताकि कोई रिएक्शन वगैरह ना होती, ठीक है। तो ये चीज़ थी इनके अंदर। देन आते हैं इनके बिना डिफरेंट सिस्टम्स आ जाते हैं, उनको हम क्लासीफाई करते हैं नंबर ऑफ फेजेस की बिना पे एंड सिस्टम टाइप की बिना पे। अगर हम नंबर ऑफ फेजेस की बिना पे देखें तो हमारे पास 2 तरह के सिस्टम आते हैं। एक 2 फेज सिस्टम होते हैं और एक होते हैं 3 फेज सिस्टम। 2 फेज सिस्टम होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, लिक्विड फेज होती है, उसके अंदर लिक्विफाइड प्रोपेलेंट होता है और प्रोडक्ट कंसंट्रेट यानी एपीआई होता है, ठीक है। और ये जो है ना हमारे पास और साथ वेपर फेज होती है, 2 फेज हैं हमारे पास, ठीक है। और तीसरी 3 फेज सिस्टम के अंदर ये होता है कि एक लेयर ऑफ वाटर इमिसिबल लिक्विड प्रोपेलेंट होता है, ठीक है। मतलब जो है ना वाटर इमिसिबल लिक्विड प्रोपेलेंट ये होती है एक लेयर। देन दूसरी लेयर होती है हाईली एक्वस प्रोडक्ट कंसंट्रेट, जो है ना एपीआई होगा वो हाईली वाटर सॉल्युबल होगा, ठीक है। देन हमारे पास तीसरी होती है वेपर फेज, ठीक है। इसके अंदर उसने बताया हुआ है कि जो लिक्विफाइड प्रोपेलेंट है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एक्वस लेयर से, क्योंकि वो वाटर इमिसिबल है, ज़ाहिर सी बात है ऑयल बेस्ड होगा, तो ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से। तो वो क्या करता है कि ये जनरली जो है ना हमारे पास कंटेनर के बॉटम वाले एरिया में पाया जाता है, और एक्वस फेज जो है वो ऊपर पाई जाती है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल मैंने नीचे दिखाया हुआ है। ऐसे फॉर एग्जांपल ये कोई इमल्शन टाइप है ना, तो इमल्शन हमारे पास नीचे बना होगा 2 फेजेस का, और तीसरी फेज ऊपर होगी, ठीक है। देन अगर सॉल्यूशन सिस्टम बेस की जो है ना सिस्टम ड्राइव की बेस पे हम देखें तो सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन सिस्टम। इनके अंदर जो है ना एक्टिव इंग्रेडिएंट सॉल्युबल होया होता है प्रोपेलेंट के अंदर। ये बेसिकली 2 फेज सिस्टम होते हैं जो सॉल्यूशन होमोजेनियस सॉल्यूशन बना होता है हमारे पास, ठीक है। इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट में एक्टिव इंग्रेडिएंट और प्रोपेलेंट होता है, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल अल्कोहल वगैरह, वो वेपर प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ हो जाते हैं, और प्रोपेलेंट की कंसंट्रेशन 5 से 50% होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना उसने बताया वेपर प्रेशर को हम कम करेंगे तो ड्रॉपलेट साइज़ इंक्रीज़ होगा, और ये हमें चीज़ देखनी होती है, ध्यान मतलब ये एक हमारे पास जो है ना करैक्टरिस्टिक है, इसका हमें ध्यान रखना होता है। इसकी डायग्राम है 2 फेज सिस्टम की, जो मैंने ऐड की हुई है इसके अंदर। देन आती है वाटर बेस्ड सिस्टम। वाटर बेस्ड सिस्टम जो है ना ये 3 फेज सिस्टम होंगे, ठीक है। वाटर बेस्ड सिस्टम में हमने हमने पढ़ा जैसे जो है ना एक हाईली एक्वस प्रोडक्ट कंसंट्रेट है, और जो है ना प्रोपेलेंट जो है ना वो वाटर इमिसिबल है, ठीक है। तो एक्टिव एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो इनसॉल्युबल होगा प्रोपेलेंट के अंदर, और नॉन एक्वस लिक्विड्स जो है ना हमारे पास रिप्लेस हो जाते हैं वाटर के साथ, ताकि एक्टिव इंग्रेडिएंट सॉल्युबलाइज हो सके, ठीक है। और ये इमल्शन की एक हमारे पास फॉर्मूलेशन होती है डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि 3 फेज है ना, तो 2 फेजेस का इमल्शन बना हुआ, तीसरी जो है हमारे पास तो वेपर फेज होगी। और प्रोपेलेंट की कंसंट्रेशन 25 से 50% होनी चाहिए इसके अंदर। अगर प्रोपेलेंट हैवियर है वाटर से तो वो नीचे प्रेजेंट होगा, और अगर हमारे पास लाइटर है तो वो ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये एक इसके अंदर चीज़ याद रखने वाली है। ये इसकी डायग्राम है। देन आता है हमारे पास डिस्पर्जन सिस्टम। अब डिस्पर्जन सिस्टम में हमारे पास एपीआई वाटर के अंदर और प्रोपेलेंट के अंदर इनसॉल्युबल होगा। एपीआई डिस्पर्स होया होगा इन फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन से याद है हमें क्या होगा, सस्पेंशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल साइज उसने बताया हुआ है कि 5 जो है ना 5 नैनोमीटर से 5 माइक्रोमीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। और सस्पेंशन जो है और प्रोपेलेंट हमारे पास मॉइस्चर फ्री होने चाहिए। ये भी 3 फेज सिस्टम होता है, लेकिन इसके अंदर फ़र्क है कि सस्पेंशन बेस्ड है, वो ऊपर वाला इमल्शन बेस्ड था, ठीक है। ये सिर्फ ओरल इन्हेलेशन के लिए यूज़ हो रहा होता है हमारे पास, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जो है ना सूटेबल सर्फेक्टेंट हम एचएलबी नंबर जिनका 10 से कम होता है उनको यूज़ कर रहे होते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट भी यूज़ कर रहे होते हैं सस्पेंशन के लिए, ठीक है। और जो है ना उसकी डेंसिटी वगैरह को भी देख रहे होते हैं।
देन आते हैं फोम सिस्टम। फोम सिस्टम के अंदर हमारे पास प्रोपेलेंट है 6 से 8% होता है। इनके अंदर जो है ना प्रोपेलेंट, वाटर और ड्रग का जो है ना इमल्शन होता है हमारे पास। ये भी 3 फेज सिस्टम है। और इनके अंदर प्रोपेलेंट की रैपिड हम वेपराइजेशन करवाते हैं फॉर्मुलेशन के ग्रेन्यूल से, जिससे हमारे पास जो है ना फोम टाइप की फार्मूलेशन बनती है। अगर स्टेबल फॉर्म होंगे तो उनके अंदर हमारे पास 25% प्रोपेलेंट होगा, और प्रोपेलेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो है ना फॉर्म जो है ना वो ज़्यादा स्टिक और ड्राई प्रोड्यूस होगा, और कम करने से वाटरी जो है ना फॉर्म प्रोड्यूस होगा। ठीक है। देन आते हैं नॉन एक्वस फॉर्म, नॉन एक्वस स्टेबल फॉर्म। वो भी हम ग्लाइकोज यूज़ करके बना रहे होते हैं। और क्विक ब्रेकिंग फॉर्म्स होते हैं जिनको हम प्रोपेलेंट एक्सटर्नल फेज होता है, और जो है ना सर्फेक्टेंट वाटर के अंदर और अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल हम करके उसको जब हम डिस्पेंस करते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो एज अ फोम की फॉर्म में एमिट हो रहा होता है। ठीक है। और जो है ना फोम की फॉर्म में एमिट होके जो है वो फिर लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। ठीक है। ये इसके अंदर एक या जो है ना क्विक ब्रेकिंग फॉर्म्स की जो है ना डिस्क्रिप्शन है। देन एक थर्मल फॉर्म्स भी होते हैं जो कि बेसिकली शेविंग फॉर्म्स होते हैं, जो कि हमारे पास जो है ना डिस्पेंस वार्म फॉर्म की फॉर्म में हमारे पास हो रहे होते हैं, वार्म फॉर्म की फॉर्म में डिस्पेंस हो रहे होते हैं। ठीक है। और हीट प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो उसकी वजह से ये जो है ना हमारे पास इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, इनको थर्मल फॉर्म्स कह रहे होते हैं। ठीक है। ये था फॉर्म सिस्टम के लिए। देन आते हैं कंप्रेस सिस्टम। ये प्रोपेलेंट कंप्रेस्ड गैस की फॉर्म में होता है, कोई रिजर्वायर सिस्टम नहीं होता इसके अंदर। और कंप्रेस्ड गैस जो है ना हमारे पास ज़्यादा प्रोपोर्शन के अंदर होती है। जो गैसेज होती हैं वो प्रोडक्ट के अंदर, एपीआई के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं। तो वो क्या करती हैं कि हमारे पास एक्सपेल कर देती हैं प्रोडक्ट को ईजिली। ये इसका जो है ना डायग्राम है कंप्रेस्ड गैस सिस्टम की। देन आते हैं प्री वाल्व सिस्टम। प्री वाल्व सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है ना वो उन प्रोपेलेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के लिए होता है जो कि हमारे पास इनकम्पैटिबल होते हैं, और उनको जो है ना अलग-अलग हमने बनाना होता है, स्टोरेज के दौरान सेपरेटेड करना होता है। तो उनके अंदर हम क्या करते हैं कि एल्यूमीनियम कैटरेज एक हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर प्रोपेलेंट होता है और एरोसोल वाल्व होता है, जो कि फिट होया होता है कंटेनर के अंदर। ठीक है। तो जिस कंटेनर के अंदर हमारे पास एपीआई होता है। तो बेसिकली जो है ना एल्यूमीनियम कैटरेज जो है ना उसके अंदर प्रोपेलेंट होगा, और एल्यूमीनियम वाल्व एरोसोल वाल्व होगा, वो फिट होया होगा, वो उसको सेपरेट कर रहा है प्रोडक्ट कंसंट्रेट से। ठीक है। ये चीज़ है उसके अंदर। ये डायग्राम अगर आप देखें ना तो इसके अंदर ये सेपरेट है हमारे पास जो है ना कैटरेज, एल्यूमीनियम कैटरेज, और जो है ना प्रोपेलेंट अलग है, और हमारे पास प्रोडक्ट कंसंट्रेट है वो अलग है। ठीक है। इसके अंदर उसने बताया हुआ है कि हमारे पास जो है ना प्रोपेलेंट और प्रोडक्ट को हम जो है ना अलहदा जब इनकी मिक्सिंग करते हैं तो हमारे पास एज अ फोम जो प्रोडक्ट निकलता है वो जो है ना स्प्रे, फोम स्प्रे की फॉर्म में निकल रहा होता है। ठीक। तो ये थी इसके जो है ना डिफरेंट सिस्टम्स। इसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा है जो है ना टाइप्स की बिना पे सिस्टम, जो है ना फेलियर्स की बिना पे 2 फेज सिस्टम और 3 फेज सिस्टम। देन हमने जो है ना उसकी सिस्टम टाइप की बिना पे पढ़ा है, वो सॉल्यूशन सिस्टम, डिस्पर्शन सिस्टम, हमारे पास फोम सिस्टम, कंप्रेस सिस्टम और फ्री वैल्व सिस्टम। उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स इसके। कंपोनेंट्स में सबसे पहले आ जाता है प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट ये हमारे पास फॉर एग्जांपल इसको हमने ऐसे देखना है कि ये एरोसोल का इंजन है। ठीक है। ये प्रेशर प्रोवाइड कर रहा होता है जो कि प्रोडक्ट को बाहर फेंकता है। ठीक है। इसके अंदर हम एडिटिव्स वगैरह भी ऐड कर रहे होते हैं, और साथ हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है। और इसके 2 टाइप के प्रोपेलेंट होते हैं। ठीक है। बेसिकली एक होंगी हमारे पास कंप्रेस्ड गैसेस, और एक होंगी हमारे पास लिक्विफाइड गैसेस। कंप्रेस्ड गैसेस के अंदर आके सॉल्युबल, इनसॉल्युबल आ जाती हैं। सॉल्युबल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और इनसॉल्युबल में नाइट्रोजन और आर्गन। और लिक्विफाइड गैसेस में हमारे पास सिंपल हाइड्रोकार्बन और फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। सबसे पहले कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट्स की वो के अंदर आ जाती है हमारे पास जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इनके अंदर हमारे पास उसने बताया हुआ है कि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड इन नेचर होती हैं। इनका वेपर प्रेशर 720 होता है, और हमारे पास जो है ना ये अवेलेबल जो हमारे पास जो कंटेनर होते हैं, ये इतना प्रेशर जो है ना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इस वजह से फिर हम इनको कंप्रेस्ड गैसेस को उन कंटेनर्स के अंदर फिल करते हैं। ठीक है। और ये जो है ना हमारे पास डेंटल क्रीम, हेयर प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट वगैरह, और जो है ना एंटीसेप्टिक हमारे पास जो एरोसोल्स होते हैं उनके अंदर ये यूज़ हो रही होती हैं एज अ प्रोपेलेंट। ठीक है। देन आते हैं लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट्स। इनके अंदर लिक्विफाइड गैस यूज़ हो रही होती है, या गैस का मिक्सचर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है।
और इनका ड्यूअल रोल होता है, ये एज अ प्रोपेलेंट भी काम कर रहे हैं और जो है ना एपीआई के लिए एज अ सॉल्वेंट भी काम कर रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन मशहूर ज़माना जो हमारे पास CFCs आ जाते हैं एंड देन हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं। जो CFCs हैं वो हमारे पास जो है ना ये प्रोपेलेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और ये गैस होती हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, इनको हम जब हम इनके बॉइलिंग पॉइंट से कम पे जब हम कूल करते हैं तो ये लिक्विफाई हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो है ना हमारे पास और ये जो है ना ये हमारे पास इन फेज आए होते हैं और प्रोहिबिट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है ना ये इन्होंने CFC को रिप्लेस कर दिया हुआ है, क्योंकि CFC की हमारे पास जो है ना टॉक्सिसिटी बढ़ी थी और वो ओजोन लेयर को जो है ना डैमेज कर रहे थे इस वजह से। ठीक है, देन आते हैं ये जो हाइड्रोकार्बन है इनकी जो है ना टॉक्सिसिटी कम होती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट कंसंट्रेट, ये हमारा एपीआई होगा, इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और हमारे सर्फेक्टेंट जो है ना सर्फेक्टेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होंगे। ये जो है ना थेराप्यूटिक रोल प्रोवाइड कर रहा होता है, जो है ना फंक्शनल इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, प्रोपेलेंट के साथ काम कर रहा होता है और जो है ना एक्सपेल होता है हमारे पास प्रोपेलेंट की मदद से और साइट ऑफ एप्लीकेशन पे जाके अपना इफेक्ट देता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि हमारे पास वाल्व असेंबली आ जाती है। वाल्व असेंबली के अंदर हमारे पास जो है ना वाल्व असेंबली का फंक्शन ये है कि बेसिकली हमारे एपीआई को प्रोपेलेंट की मदद के साथ हेल्प करके जो है ना इसने बेसिकली एमिट करना होता है। उसके अंदर हम जो है ना डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले होता है एक एक्चुएटर, ये हमारे पास जो है पुश बटन होता है, जैसे स्प्रे में हम बटन होता है ना पुश करते हैं तो स्प्रे निकलता है। ये वो पुश बटन है जो कि हमारे पास फॉर्मूलेशन को रिलीज़ करता है थ्रू दी ओरिफिस। ठीक है, अब जो है ना ओरिफिस की बिना पे डिफरेंट टाइप के हमारे पास एक्चुएटर्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली स्प्रे एक्चुएटर होता है जिसके अंदर ओरिफिस काफ़ी स्मॉल होता है और जो है ना हमारे पास फोम एक्चुएटर होता है जिसके अंदर ओरिफिस का साइज 0.07 से 0.125 इंचेस होता है। देन सॉलिड स्ट्रीम एक्चुएटर और स्पेशल एक्चुएटर होता है। स्पेशल एक्चुएटर स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज हो रहा होता है, थ्रोट वगैरह की फॉर्मुलेशन के लिए। एंड देन सॉलिड स्ट्रीम एक्चुएटर जो कि ओरिफिस जो है ना उसका लार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास माउंटिंग कैप है। ये जो वो कैप है जो कि हमारे पास एक्चुएटर को कंटेनर के साथ लिंक कर रहा होता है और ये एरोसोल को एयर टाइट बनाता है ताकि जो है ना बाहर से एयर जो है वो अंदर ना आ सके। ठीक है, और एरोसोल की जो ड्रग है वो स्पिल ना हो सके। देन हमारे पास एक होता है स्टेम, ये जो है ना एक्चुएटर को सपोर्ट करता है और फॉर्मुलेशन को डिलीवर करने के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना एक समटाइम्स स्प्रिंग भी एक प्रेजेंट होता है जो कि एक्चुएटर को अपनी जगह पे रखता है और जो है ना हमारे पास प्रॉपर फंक्शन के लिए, क्योंकि अगर हमने आपने देखा होगा कि स्प्रेज होते हैं इनको हम अगर बटन को प्रेस करें तो वो बटन को प्रेस करने के बाद वो ऊपर आ जाता है दोबारा बटन, तो वो स्प्रिंग जो है वो इस चीज़ के अंदर मदद कर रहा होता है। देन आते हैं गैस्केट। गैस्केट जो होती है वो स्पिलिंग और जो है ना लीकेज को प्रिवेंट करती है जब वाल्व क्लोज हो। ठीक है, ये रबर का बना होता है, प्लास्टिक का या सिलिकॉन का, और सीडी की तरह का होता है। ठीक है, और जो स्प्रिंग है वो वही बात आ गई, वो गैस्केट को जो है ना हमारे पास अपनी जगह पे रख रहा है, अब जो है ना वो एक्चुएटर को ऊपर प्रॉपर अपनी उसकी जो शेप है उसके अंदर रख रहा है। देन आती है बॉडी। बॉडी जो है ना वो सबसे नीचे प्रेजेंट होती है, इसके अंदर डिप ट्यूब जो है ना डिप ट्यूब्स के नीचे और स्प्रिंग गैस्केट स्टेम के नीचे प्रेजेंट होती है, उन सबको लिंक आ रही होती है। और डिप ट्यूब होती है जो ट्यूब जो है ना कंटेनर तक जाती है अंदर और जो है ना प्रोडक्ट को लेके आती है। ठीक है, ये इसके डायग्राम है, ये इसके अंदर डायग्राम के अंदर आप देखेंगे जो है ना एक्चुएटर है ये हमारे पास। देन हमारे पास स्टेम है, स्टेम के बाद माउंटिंग कैप है, हमारे पास गैस्केट है और हमारे पास हाउसिंग है, हाउसिंग जो बॉडी भी इसको हम कह रहे हैं। देन स्प्रिंग है, स्प्रिंग ये अंदर है हमारे पास, और ये डिप ट्यूब है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास वही मीटर डोज इनहेलर का उसका मैकेनिज्म आ जाता है। ये हमारे पास पास पेपर के अंदर क्वेश्चन है तो इसलिए फिर मैंने इसको इधर ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली ये होते हैं वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास पोटेंट मेडिकेशंस के लिए यूज़ हो रही होती हैं, इनहेलेशनल थेरेपी के लिए। ठीक है, इनका मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ये है कि हमारे पास जो ऑक्सिलरी वॉल चैम्बर है वो रेगुलेट कर रहा होता है डिस्चार्ज अमाउंट को। ठीक है, और सिंगल हम एक दफ़ा डिप्रेशन करते हैं एक्चुएटर की तो वो हमारे पास जो है ना मीटर डोज ड्रग जो है ना उसको निकालता है। ठीक है, और ड्यूअल मैकेनिज्म होता है इनका जो है ना जो चैम्बर की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखता है। एक्चुएटर अगर क्लोज है तो चैम्बर सील होगा। ठीक है, लेकिन कंटेनर के लिए ओपन होगा। लेकिन अगर एक्चुएटर हमने डिप्रेस किया तो चैम्बर सील होगा कंटेनर के लिए, लेकिन ओपन होगा एटमॉस्फेयर के लिए और कंटेंट रिलीज हो जाएंगे।
अगर एक्चुएटर रिलीज़ हो गया तो सिस्टम रीसेट हो जाएगा नेक्स्ट डोज़ के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास रिसर्च एरियाज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, हमारे इनकी टेस्टिंग वगैरह भी हम करते हैं, ठीक है। जो है ना यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने इनके डिफरेंट टेस्ट बनाए हुए हैं और इनके अंदर हम देख रहे होते हैं कि जो है ना हमारे पास जो लंग्स के अंदर ड्रग जा रही है वो डिपेंड कर रही होती है पार्टिकल साइज़ के ऊपर और जो है ना हमारे पेशेंट का ब्रीथिंग पैटर्न और जो है ना डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब वो कितनी देर, कितनी जो है ना किस तरह साँस ले रहा है, कितने साँस ले रहा है दिन के जो है ना 1 मिनट के अंदर, वो किस तरह साँस ले रहा है, वो सारा डिपेंड कर रहा होता है। इसके अंदर हमारे पास नाइट्रोलिंगुअल स्प्रे आ जाता है जो है ना हमारे पास जो यूज़ हो रहा होता है। देन आते हैं कंटेनर्स। कंटेनर जो है ना उनकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए सबसे पहले कि वो जो है ना हमारे पास वो अडॉप्ट कर सकें बाकी सारे जो हमारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, नॉन रिएक्टिव हों, कंपैटिबल हों फॉर्मूलेशन की कंपोनेंट्स के साथ, जो है ना एक प्रॉपर प्रेशर जो है उसको बर्दाश्त कर सकें और उनका जो है ना डिज़ाइन ठीक हो और एस्थेटिक एंड अपील हो हमारे पास, ठीक है। और जो है ना मैन्युफैक्चर की ब्रांडिंग वगैरह के लिए भी अप्लाई मतलब ईज़ी और कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है। और वेरियस मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जैसे मेटल यूज़ करते हैं, मेटल के कंटेनर होते हैं हमारे पास नॉन एक्वस एरोसोल्स के लिए। जो है ना एक्वस एरोसोल्स के लिए क्योंकि एक्वस एरोसोल जो होंगे वो हमारे पास कोरोजन का प्रोसेस कर देंगे, उनको ज़ंग वगैरह लग जाता है, ठीक है, बेसिकली आसान अल्फाज में। और जो गैसेज़ होंगी वो मेटल के साथ जो है ना एक्ट का रिएक्ट करके हमारे पास हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेंगी। इसके अंदर डिफरेंट आते हैं, टिन प्लेटेड कंटेनर आ जाते हैं उसके और एल्यूमीनियम वाले कंटेनर आते हैं, स्टेनलेस स्टील के कंटेनर आ जाते हैं, और ग्लास के कंटेनर। ग्लास को अगर हम यूज़ करेंगे तो वो कोटेड होगा या अनकोटेड होगा। अनकोटेड ग्लास जो है वो एक्सप्लोड कर जाता है हीट की वजह से और ब्रेक का रिस्क होता है हमारे पास, तो फिर हम जो है ना कोटेड ग्लास यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स। प्लास्टिक कंटेनर जो है ना ये इतने कॉमनली यूज़ नहीं होते क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हमारे पास कंपोनेंट जो फार्मूलेशन का है उसके कंपोनेंट को ऑब्ज़ॉर्ब कर लेगा और प्लास्टिक जो है ड्रग के अंदर डिज़ॉल्व भी हो सकता है, लीचिंग का प्रोसेस शो कर सकता है और जो है ना बेसिसिटी भी इंक्रीज़ हो सकती है इससे, ठीक है। इस वजह से जो है ना हम प्लास्टिक्स को यूज़ नहीं कर रहे होते, साथ प्लास्टिक जो है वो इतना प्रेशर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये था एरोसोल के अंदर सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी है, देन उसकी जो है ना टाइप्स देखी हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसकी सिस्टम देखे हैं डिफरेंट एंड देन हमने जो है ना उसके कंपोनेंट्स देखे, ठीक है। तो ये था जो है ना एरोसोल्स का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।